राहुल गांधी ने जुलाई तक के काम पर जजमेंट सुनाया और हमने पूरी रिसर्च के साथ आपको सही बात बताई। अब अगस्त में कुछ बड़े काम होने वाले हैं, अभी से एडवांस में आपको उसकी जानकारी भी दे देते हैं। संसद खुलने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, वेंकैया नायडू ने संसद का दौरा किया। मॉनसून सत्र के लिए संसद चलाने के कुछ विकल्पों की समीक्षा हो चुकी है। संसद सत्र को लेकर आपने कई खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन तमाम खबरें हवा हवाई हैं। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में जाकर खुद बात की, संसद के अफसरों से डिटेल जुटाकर एक ऑथेंटिक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि संसद खोलने के किस विकल्प पर फाइनल बात चल रही है। कोरोना काल में संसद के मानसून सत्र के विकल्पों और संभावनाओं के विश्लेषण की एक विस्तृत रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टॉप प्रायोरिटी है कि मानसून सत्र में घर में चाइनीज वायरस पर सर्जिकल स्ट्राइक और बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी पर भारत के पराक्रम पर चर्चा होनी चाहिए। चाइनीज वायरस से लड़ाई भी चलती रहेगी और देश की संसद भी चलती रहेगी। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कोरोना काल में लोकतंत्र के मंदिर का द्वार खुलेगा तो कैसे खुलेगा। मानसून सत्र शुरू होगा तो प्रोसीडिंग का अरेंजमेंट किस तरह से होगा। हम आपको मानसून सत्र पर हुई मंथन से निकली एक्सक्लूसिव डिटेल शेयर करें। उससे पहले संसद के मानसून सत्र पर 5 बड़ी बातें समझिए। मानसून सत्र को चलाने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा पूरी हुई। वेंकैया नायडू और ओम बिरला ने तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा और राज्यसभा में सीटिंग कैपेसिटी का इंस्पेक्शन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शुरू होगा मानसून सत्र। लोकसभा में 290 और राज्यसभा में 127 सांसद बैठेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू की पूरी कोशिश है कि संसद के मॉनसून सत्र को चलाने के लिए प्रोटोकॉल जल्द से जल्द तय कर लिया जाए और वो प्रोटोकॉल ऐसा हो जो कि सुरक्षित हो। सांसदों के बीच बैठने की दूरी, उनके स्टाफ के साथ कैसे उन्हें दूर रखा जाए, किस प्रकार से सुरक्षा की स्कैनिंग की जाए ताकि कोविड-19 संक्रमण का कोई खतरा ना रहे, कागज का कम से कम इस्तेमाल हो और इसके लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ किस प्रकार से सैनिटाइजेशन किया जाना है, इन सारी चीज़ों को लेकर प्रतिदिन यहाँ पर वर्कशॉप चलाया जा रहा है ताकि हर एक व्यक्ति को ट्रेन किया जा सके संसद के मानसून सत्र को लेकर। मानसून सत्र की फाइनल डेट का ऐलान जल्द होगा, लेकिन उससे पहले ये मानसून सत्र क्या है और क्यों जरूरी है, ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। पहली बड़ी बात, कानून के हिसाब से 2 संसद सत्र के बीच 6 महीने का अंतर नहीं हो सकता। कोरोना के चलते बजट सत्र 23 मार्च को खत्म हुआ था। ऐसे में 23 सितंबर से पहले मानसून सत्र का संचालन जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, संसद का मानसून सत्र हर साल जुलाई से सितंबर तक चलता है। इसकी तारीख का निर्धारण राष्ट्रपति की तरफ से केंद्र सरकार करती है। मानसून सत्र में प्रमुख विधेयकों पर चर्चा और बहस होती है, उन्हें पारित किया जाता है। इस मानसून सत्र में किसानों के लिए मोदी सरकार के 3 ऐतिहासिक ऑर्डिनेंस पास हो सकते हैं। पहला, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। दूसरा, एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव। और तीसरा, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। कई सारे विषयों पे कानून की आवश्यकता होने के चलते केंद्र सरकार ने अध्यादेश का सहारा लिया और सरकार की कोशिश होगी कि संसद के मानसून सत्र में इन अध्यादेशों को मंजूरी दिलाई जाए। कम से कम 11 ऐसे अध्यादेश हैं जो कि सरकार की प्राथमिकता में हैं। इन अध्यादेशों की बात करें तो सांसदों और मंत्रियों के वेतन कटौती से संबंधित हैं, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने से, बैंकिंग और वित्त, स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालयों से संबंधित है। सरकार की पहली प्राथमिकता होगी संसद के मानसून सत्र में इन अध्यादेशों को मंजूरी दिलाने की। चाइनीज वायरस के संक्रमण काल में मानसून सत्र में सांसदों का सीटिंग अरेंजमेंट का रास्ता निकलना चैलेंज था। इसे यूं समझिए,
क्या सेंट्रल हॉल में लोकसभा की कार्यवाही का अरेंजमेंट किया जाए, लेकिन सेंट्रल हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म के साथ ही सभी लोकसभा मेंबर्स को बैठाना मुमकिन नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा में सीटिंग के अरेंजमेंट का सिस्टम बनाया गया। मौजूदा विकल्प के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर में ही मानसून सत्र होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर और गैलरी में सांसदों के सीटिंग अरेंजमेंट की रणनीति बनाई गई। इसे समझिए। लोकसभा में सीटों की कुल कैपेसिटी है 550, यानी 550 सांसदों के बैठने का इंतजाम है। ये 6 ब्लॉक में बटा हुआ है। हर ब्लॉक में 11 पंक्तियां हैं, लेकिन ब्लॉक ए यानी सत्ता पक्ष जहां बैठता है और ब्लॉक एफ जहां विपक्ष बैठता है, वहां 97 सीट हैं, जबकि ब्लॉक बी से ब्लॉक ई तक हर ब्लॉक में 89 सीट है। अब नए फॉर्मूले के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 290 सांसदों के बैठने का इंतजाम लोकसभा में मुमकिन है। हाँ, सांसदों को चैम्बर के साथ साथ गैलरी में भी बैठना होगा। यहां यह जानना भी जरूरी है कि 543 सांसदों में अगर 290 सांसद लोकसभा के चैम्बर और गैलरी में बैठेंगे तो बाकी कहां जाएंगे? इसका जवाब है राज्यसभा। सही सुना आपने, मानसून सत्र में लोकसभा सदस्य दोनों सदनों में बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। राज्यसभा में सीट की कैपेसिटी 250 है, जो 6 ब्लॉक सिंह के साथ ब्रिटेन की संसद चल रही है। तो दुनिया के कई मुल्क हाइब्रिड सत्र से संसद चला रहे हैं, यानी कुछ सांसद तो संसद में खुद मौजूद रहते हैं, जबकि बाकी सांसद वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेते हैं। जो लोग कोरोना काल में मानसून सत्र को टालने की बात कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखकर वो समझ सकते हैं कि चाइनीज वायरस से लड़ने की जरूरत है और इस लड़ाई में सावधानी ही उपाय है, न कि कामकाज को ठप कर देना। आइए अब एक ऐसे नेता की बात करते हैं जो अयोध्या पर रिएक्ट करने में कभी रुकते नहीं। अगस्त में भी ओवैसी जरूर कुछ कहेंगे, एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आजकल असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी किसी और वजह से ही फेमस हो रहे हैं। पहले ओवैसी के बयान चर्चा में आते थे, अब उनकी तस्वीरें खूब सोशल मीडिया में घूम रही हैं। कहा जा रहा है कि आजकल दोनों भाई जबरदस्त फोटो शूट करवा रहे हैं। वो जहां भी जाते हैं कैमरा उनके आगे पीछे चलता है। कोरोना के वक्त अगर ओवैसी की पार्टी जरा सी मदद करती है तो एक एक नोट गिन गिन कर प्रचार करती है। क्या सच में ऐसा ही कर रहे हैं ओवैसी? हमने आज ओवैसी के बारे में भी सही बात पता कर ली। कभी बड़े ओवैसी मुसलमानों को भड़काते हैं, छोटे ओवैसी माफी मांगते हैं। कभी बड़े ओवैसी अपना प्लान बताते हैं, छोटे ओवैसी अपनी बेबसी और लाचारी दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ओवैसी भाइयों का ये कौन सा नया पैंतरा है, उनके दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM की सोशल मीडिया टाइमलाइन देखें तो आजकल यही तमाम वीडियो मिलते हैं। ये वीडियो नए नहीं हैं, पुराने हैं। ओवैसी पुराने वीडियो को घुमा रहे हैं क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई नया माल नहीं। ओवैसी की सियासत मोदी विरोध पर चलती है। ओवैसी दिल्ली में रहते हैं तो हेडलाइन में बने रहने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं। अभी वो हैदराबाद में हैं जहां उन्हें मोदी विरोध का मसाला नहीं मिल रहा। भड़काऊ भाईजान के लिए ये सियासी फाकाकशी के दिन है। कोरोना वायरस के चलते उनकी हाई पिच वाली लेट नाइट रैलियां नहीं हो रही, इसीलिए पुराने वीडियो घुमाना उनकी मजबूरी है। अरबों, जी हां, अरबों और खरबों की बड़ी बड़ी बात करने वाले ओवैसी असल जिंदगी में लाख, 2 लाख, 4 लाख की गिनती गिन रहे हैं। ओवैसी साहब ने हैदराबाद के लोगों के लिए 2 एम्बुलेंस का इंतजाम किया, मगर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 2 महीने। इन 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने के मौके को उन्होंने बड़ा इवेंट बना दिया। ओवैसी साहब पर्ची पर सारा हिसाब बना कर लाए और हैदराबाद के लोगों को अपने एहसान की कीमत बताई। ये 24 घंटे ये एम्बुलेंस काम करेगी और इस सिलसिले में जो मजलिस को इसमें खर्चा आ रहा है, करीब एम्बुलेंस के 6,40,000 और 1,60,000 इसमें इसका PPE किट्स और मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तकरीबन 8 लाख रुपये का अखराजात इन 2 एम्बुलेंसेस के लिए आ रहा है 2 महीने के लिए।
और ये पूरे 2 महीने के लिए इंशाअल्लाह ताला इसका नंबर भी दिया जाएगा। और अभी महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट आया है, पूरा डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।